Hello friends, myself Nitin Kumar Gupta. My today's topic is designing of half adder. In this lecture, we cover few points to design half adder. First one is definition of half adder. Second is combinational logic circuit. Third is systematic diagram of half adder. Next one is half adder designing. Another one is truth table and Boolean equation, which is the most important part of every logic circuit. Another one is logic diagram, and last one is limitation. Now we start definition. Half adder is a combinational logic circuit. यहाँ पर हम जो मेन एम्फेसाइज करेंगे वो है हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. फर्स्ट हमें इस पर ध्यान देना है कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होते हैं. सेकेंड है हमारे पास इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग टू सिंगल बिट नंबर. सेकेंड जिस पॉइंट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारे पास एडिंग टू सिंगल बिट नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास इट कंटेन टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट. टू आउटपुट्स जो हमारे पास यहाँ पर होंगे वो होंगे हमारे पास सम एंड कैरी. नाउ क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट. कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वो सर्किट हैं जहाँ हमारा जो आउटपुट होता है, जिस सर्किट का आउटपुट इनपुट की प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट से उसका किसी भी तरह से कोई लिंक नहीं होता है, वो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर डिफाइंड एज द टाइम इंडिपेंडेंट सर्किट which do not depends upon previous input to generate any output are termed as combinational logic circuit. Features of combinational logic circuits are, in this output depends only upon present state या present input. जो आउटपुट होगा वो हमारा ओनली प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा या प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा. प्रीवियस स्टेट से, प्रीवियस इनपुट से उसका किसी भी तरह से कोई लिंक नहीं होगा. स्पीड इज़ फास्ट. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं उसकी स्पीड फास्ट होती है. इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन. डिज़ाइन करना काफ़ी ईजी है इनको. यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है, इनके बीच में किसी भी तरह से कोई भी फीडबैक यूज़ नहीं करते हैं हम लोग. इट इज़ जो ये होते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का वो क्या है, एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स का लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स का हेल्प से, लॉजिक गेट्स की हेल्प से ही हम यहाँ पर इसके लॉजिक डायग्राम्स बनाते हैं. यूज जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एज वेल एज बूलियन ऑपरेशन. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी स्टेट. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डू नॉट हैव क्लॉक. They don't require triggering. These circuits do not have any memory element. It is easy to use and handle. Combinational circuits are classified in three states. First one is arithmetic and logical function. Second is data transmission, and third one is code converter. Now first we start arithmetic and logical function like adder, subtractor, comparator, etc. Code converter. In this field we convert one form of code to another form of code. Data transmission is the most important part of any transmission. यहाँ पर हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर. सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर. यहाँ पर जो हमें फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर जो हमारे पास मेन पार्ट्स हैं वो है हमारे पास दो इनपुट कंपोनेंट है हमारे पास ए एंड बी, एंड दो आउटपुट वेरिएबल्स हमारे पास सम एंड कैरी. और जो ब्लॉक यहाँ पर हमें शो हो रहा है
ये ब्लॉक हमने जो इसका लॉजिक डायग्राम होगा वो डायग्राम हमने यहाँ पे ना बना करके एक ब्लॉक्स की फॉर्म में हमने उस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सर्किट्स होंगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास सर्किट्स के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा। तो उस सर्किट्स को हम ड्रॉ ना करके उस कंप्लीट आर्टिकल को हम एक ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो ब्लॉक उस सर्किट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे इसको एक ब्लॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो ए एंड बी हैं और ये या आइदर 0 या 1 कुछ भी हो सकते हैं। और जो इनका एडिशन होगा वो सम आएगा और जो एडिशन के साथ अगर इन केस कैरी जनरेट हो रही है तो वो हमारे पास कैरी की फॉर्म में आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। हाफ एडर की जो डिज़ाइनिंग है उसको हमने कुछ फ्यू स्टेप्स में यूज़ किया है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पर हम इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था तो हमारे यहाँ पर जो इनपुट वेरिएबल्स थे वो थे हमारे पास ए एंड बी और जो आउटपुट वेरिएबल्स थे वो हैं हमारे पास सम एंड कैरी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास इनपुट वेरिएबल है वो है हमारे पास ए एंड बी और जो आउटपुट वेरिएबल है वो है हमारे पास सम एंड कैरी। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन इक्वेशन एंड फॉर सम एंड कैरी। जो सम के लिए हमारे पास जो बूलियन इक्वेशन होगी और जो कैरी के लिए हमारे पास बूलियन इक्वेशन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। सम इज इक्वल टू ए डॉट पी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड कैरी के लिए जो हमारे पास होगा वो है ए डॉट बी। नेक्स्ट स्टेप फॉर डिज़ाइनिंग के लिए वो है हमारे पास ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी ट्रुथ टेबल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लॉजिक सर्किट। यहाँ पर क्या है मेरे पास हमने दो इनपुट वेरिएबल्स लिए थे तो हमने यहाँ पर दो इनपुट लिए हैं ए एंड इनपुट बी। दो आउटपुट्स थे मेरे पास तो फर्स्ट आउटपुट मैंने सम लिया है और सेकंड आउटपुट जो मैंने कंसिडर किया है वो कैरी। टू इनपुट्स हैं मेरे पास तो टू इनपुट्स के लिए पास जो मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस आते हैं वो आते हैं मेरे पास 2 to the power n। 2 to the power n जितना भी होगा मेरे पास उतने नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस मेरे पास इनपुट्स के लिए बनेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं तो n इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 2 और 2 to the power 2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे 4। तो मैं यहाँ पर इन 4 कॉम्बिनेशंस को लेकर के अपने आउटपुट जो भी आएंगे उनको हम यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। फर्स्ट हम मानते हैं कि हमारे जो दोनों इनपुट्स हैं वो दोनों क्या है 0 हैं। सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ए इनपुट है वो 0 है और बी इनपुट क्या है मेरे पास 1 है। थर्ड केस में कंसिडर करता हूँ कि जो मेरे पास ए इनपुट है वो 1 है और जो बी इनपुट है वो 0 है। फोर्थ केस में कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास जो दोनों इनपुट है मेरे वो क्या है मेरे पास 1 1 है। नाउ अब हम देखते हैं कि जब हम फर्स्ट केस के लिए 0 और 0 पे एडिशन करेंगे तो जो मेरे पास सम आएगा वो 0 आएगा। सम 0 आएगा तो नेचुरल है कैरी तो जनरेट हुई नहीं है तो कैरी भी क्या होगी मेरे पास 0 होगी। सम भी 0 एंड कैरी भी 0। सेकंड केस के लिए क्या है मेरे पास ए इज इक्वल टू 0 है बी इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों का मैं एडिशन करूँगा तो 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 तो सम आएगा। कैरी कुछ जनरेट होगा नहीं तो कैरी क्या होगा मेरे पास 0। थर्ड केस क्या है मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों का मैं एडिशन करूँगा तो सम जो आएगा मेरे पास वो 1 आएगा और 0 क्या होगा मेरे पास कैरी। बट जो मेरे पास लास्ट केस है फोर्थ कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मेरे पास दोनों इनपुट 1 है। दोनों इनपुट 1 होंगे तो मेरे पास जो सम आ रहा है आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं वो 0 है और जो कैरी है वो 1 आ रही है। अब ये ऐसा क्यों हुआ 1 + 1 तो 2 होता है नहीं, वो होता है हमारे पास 1 + 1 2 इन केस ऑफ डेसिमल नंबर। बट इन केस ऑफ बाइनरी नंबर 1 + 1 होता है हमारे पास 10। क्यों होता है क्योंकि जो डेसिमल नंबर होते हैं वहाँ पर हमारे पास जो लिमिट होती है वो 0 से 9 की होती है। 9 के बाद हमारे पास क्या आता है 10। इसी तरह से जो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं यहाँ पर जो लिमिट होती है वो होती है हमारे पास 0 से 1। 1 के बाद क्या आएगा सीधा मेरे पास 10। जब मेरे पास 1 + 1 में करूँगा तो मेरे पास 10 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये 10 आया तो इस 10 में से जो मेरे पास 0 आया उसको तो मैंने सम मान लिया और जो 1 था उसको मैंने कैरी मान लिया। अब इसी ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लोग सम के लिए बूलियन इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे और कैरी के लिए बूलियन इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे। बूलियन इक्वेशन डिज़ाइन करने के लिए जो मेरे पास मेन पार्ट्स हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर मैंने
टू वेरिएबल के मैप का यूज़ किया है। उस के मैप डिज़ाइन करने के बाद मैंने उनकी पोजीशंस असाइन कर दी हैं कि किस पोजीशन पर क्या क्या चीज़ है मेरे पास। तो फर्स्ट मेरे पास आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों के लिए 0 0 आ रहा है। यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है और इधर बी है मेरे पास, तो यहाँ पर 0 1 हो गया। इस पोजीशन पर ए 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट तो 1 0 हो गया। इधर मेरे पास दोनों 1 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 1 आ गया। अब हम वापस से अपने ट्रुथ टेबल पर चलते हैं। उस ट्रुथ टेबल में देखेंगे कि मेरा जो 1 सम के अंदर किस पोजीशन पर 1 आ रहा है, किस कॉम्बिनेशंस के लिए 1 आ रहा है। तो मेरा जो 1 आ रहा है वो मेरे 2 कॉम्बिनेशंस के लिए आ रहा है। एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास जब मेरे पास ए 0 है और बी 1 है, और दूसरा कॉम्बिनेशन है मेरे पास जब मेरे पास ए 1 है और बी 0 है। अब हम अपना के मैप देखते हैं तो हमारे पास 0 और 1 इस वाले केस के लिए मुझे 1 मिल रहा है, और एक है मेरे पास जब मेरे पास ए 1 है और बी 0 है, इस वाले केस के लिए मुझे 1 मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये आया और एक कॉम्बिनेशन मेरे पास ये आया। इसकी किसी भी तरह से कोई पेयरिंग नहीं हो रही है। पेयरिंग नहीं होने के केस में मेरे पास जो इसके लिए कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा, मेरे पास इसके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट बी। सेकेंड वाला जो केस है, इस केस के लिए क्या होगा मेरे पास कि ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैं POS की फॉर्म में लिख दूँगा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बूलियन इक्वेशन फॉर कैरी। बूलियन इक्वेशन ऑफ कैरी के लिए वापस से हम अपने एक बार ट्रुथ टेबल पर चलते हैं। ट्रुथ टेबल में देखेंगे कैरी की पोजीशन 1 कहाँ पर आ रही है। कैरी की पोजीशन सिर्फ मेरे पास जो लास्ट वाला केस था वहाँ पर आ रही है जब मेरे पास दोनों इनपुट्स 1 है। अब दोनों इनपुट 1 मेरे पास कहाँ पर आ रहे हैं, इस वाले केस के अंदर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 प्लेस कर दिया। बाकी जहाँ पर मेरे पास 0 आ रहा है उनको मैं एज इट इज़ ब्लैंक रखूँगा, और मेरे पास यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन गया। और इस कॉम्बिनेशन की क्या है, मेरे पास ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो मेरे पास जो कैरी के लिए इक्वेशन आई वो ये आई मेरे पास। अब आप इन दोनों के मैप्स की या दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ये वाली इक्वेशन मेरे पास आई है, इस इक्वेशन से मुझे मिल रहा है यहाँ पर ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एक्स और गेट को, और जो ये वाला गेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एंड गेट को। दोनों गेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे जो अपना लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करना है वहाँ पर मुझे 2 गेट रिक्वायर होंगे। एक होगा मेरे पास एक्स और गेट, और सेकंड वन होगा मेरे पास एंड गेट। उन दोनों का यूज़ करके मैंने अपने यहाँ पर डायग्राम बना दिया। दोनों के इनपुट क्या है मेरे पास, एक यहाँ से ए और बी आ रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे पास ए डॉट बी इनपुट्स मेरे पास आ रहे हैं। एंड लास्ट वन है मेरे पास लिमिटेशन ऑफ हाफ एडर। जो लिमिटेशन है, किसी न किसी सर्किट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं, सभी सर्किट्स की लिमिटेशन होती है। तो इसी तरह से हाफ एडर की भी लिमिटेशन है। हाफ एडर की लिमिटेशन है, हाफ एडर हैव नो स्कोप ऑफ एडिंग द कैरी बिट रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ प्रीवियस बिट। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर। फर्स्ट कह रहा है मेरे से कि जो हाफ एडर होगा, अगर 2 बिट्स का हम एडिशन कर रहे हैं और उसके अंदर कैरी जनरेट होकर के आ रही है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। रिजल्टिंग जो उसको कैरी का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट हैं और दोनों इनपुट को हमने ऐड किया है, तो कैरी का कहीं ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास एडिशन करने के लिए, तो वो वाला ऑप्शन हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इसका मेजर ड्रॉबैक है। और सेकंड जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पर जो हम हाफ एडर को हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो हम यहाँ पर हाफ एडर यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ एडिंग 2 सिंगल बिट नंबर। 2 सिंगल बिट्स के नंबर के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है। थैंक यू।